Hi guys, this is Ramesh Verma and you're watching Geography Waves, a complete solution of geography from class 6 to 10th. Okay, so बने रहिए हमारे वीडियो के साथ. So today we are going to discuss about an important topic of class 10, that is soil resource. Okay, so there are two words, soil as well as resource. What is the meaning of these two words? Let us discuss. First we have to discuss about the resource. So resource means what? Resource means anything which helps in our life. ठीक है, तो कुछ भी जो हमारी लाइफ में हमारी हेल्प करता है वो हमारे लिए क्या है? एज अ रिसोर्स. ठीक है जी, यानी मिनरल ने आपकी हेल्प करी तो मिनरल रिसोर्स. ठीक है, किसी इंसान ने, किसी ह्यूमन बीइंग ने आपकी रिसोर्स हेल्प कर दी तो वो आपके लिए क्या होगा? एज अ ह्यूमन रिसोर्स. सो एनीथिंग विच हेल्प्स इन आवर लाइफ इज कंसिडर एज अ रिसोर्स. सो सॉइल ऑल्सो हेल्प्स इन आवर लाइफ. दैट्स वाई सॉइल इज कंसिडर एज सॉइल रिसोर्स. सॉइल भी हमारी हेल्प करती है. क्या हेल्प करती है? तो सॉइल इट सपोर्ट प्लांट लाइफ एंड वी डिपेंड ऑन प्लांट. तो हम प्लांट पे डिपेंड हैं और प्लांट को सपोर्ट कौन करता है? प्लांट की लाइफ को सपोर्ट कौन करता है? सॉइल. दैट्स द रीज़न सॉइल एक्ट एज अ रिसोर्स. दैट्स द रीज़न द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सॉइल रिसोर्स. यही रीज़न है, ठीक है, सॉइल रिसोर्स कहने का, बिकॉज सॉइल हमारी हेल्प कर रही है प्लांट को सपोर्ट करके. तो प्लांट को सपोर्ट करके, और हम किस पे डिपेंड हैं? प्लांट पे डिपेंड है. क्लियर? चलिए, सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ सॉइल. सॉइल होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल? सो इट इज फाउंड ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस. इट इज फाउंड on the topmost layer of earth surface. यानी अर्थ सरफेस के सबसे टॉप लेयर में जो पाया जाता है वो क्या है? आपका सॉइल है. बनता कैसे है? सो इट इज़ अ फाइन पार्टिकल ऑफ what? फाइन पार्टिकल ऑफ रॉक्स. ठीक है, सो सॉइल इज अ फाइन पार्टिकल ऑफ रॉक. इट मीन्स दैट रॉक इज अ पेरेंट ऑफ सॉइल. तो क्वेश्चन में भी आस्क, व्हाट इज द पेरेंट ऑफ सॉइल? सो पेरेंट ऑफ सॉइल इज रॉक. तो रॉक से ही क्या बनता है? सॉइल बनता है. कैसे बनता है जी रॉक से सॉइल? तो रॉक से सॉइल कैसे बनता है? ड्यू टू weathering process. So weathering means breakdown of rock on its surface due to temperature, pressure, climatic change, precipitation. So all these are the factors of weathering. ठीक है, all these are the factors which helps in the formation of soil. तो soil बनने की formation में ये सारे factors help करते हैं. ये क्लास 9 का टॉपिक है आपका weathering. ओके, चलिए, तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक, दैट्स वाई रीजन द पेरेंट ऑफ सॉइल इज रॉक. क्लियर? इट कंटेन okay, so what is the constituent of soil? So it contain rock particles, fine rock particles, as well as nutrients like iron, phosphorus, potassium, etc. So these are the ingredients of soil, constituent of soil. तो soil में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. So let us discuss about the soil fertility. Next topic is soil fertility. Soil fertility. Okay, soil fertility क्या है? Soil fertility.
So what is the meaning of fertility? Fertility means strength or power. Strength or power. Power of what? Power of to support life. To support life. Okay. So soil fertility refers to strength or power to support plant life. Soil fertility refers to power or strength. Power or strength to support plant life. To support plant life. Okay. To support plant life. यानी जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर सॉइल में. ओके. सो सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन सम things, that is the characteristics of that particular soil, of soil fertility. First, it has power to retain moisture. यानी जिस मिट्टी में मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उसकी फर्टिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. ओके. It contain organic matter like humus. So what is the meaning of humus? So humus stand for decaying of plant and animal. डिकेइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल. तो ह्यूमस का मतलब क्या होता है? ह्यूमस मीन्स डिकेइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल. जो प्लांट और एनिमल सड़ के जो कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ ह्यूमस, है ना. तो ये मिट्टी में रहती है तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. क्लियर. इफ़ इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ओके. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इफ इट इज़ rich in nutrients like iron, phosphorus, nitrate, etc. So these are the nutrients to increase the soil fertility. ठीक है. soil fertility. तो soil fertility क्या होती है? इसको ये है ना. तो सॉइल फर्टिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और इन सब चीज़ों की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है. सो धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होने लगती है? अगर आप किसी एक लैंड पे, किसी सॉइल पे बहुत ज़्यादा क्रॉप उगाएंगे तो धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम इट लूज इट्स फर्टिलिटी, है ना. सो सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी आफ्टर सम टाइम व्हेन द कंटिन्यूसली इट ग्रोज प्लांट. फिर हम क्या करते हैं भाई? तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम जानते हैं कि खेतों में क्या डाला जाता है? फर्टिलाइजर डाला जाता है. सो इट मे बी ऑर्गेनिक एज वेल एज केमिकल. ठीक है. तो केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों तरह के फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो फर्टिलिटी बार बार प्रोडक्शन करने से, बार बार प्लांट को ग्रो करने से ज़मीन अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देती है और उसी फर्टिलिटी को फिर से रीगेन करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. और साथ के साथ बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस कर देते हैं. लाइक सीरियल्स, जो जितने भी दाल हैं वो क्या करती हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती हैं. ठीक है. आगे हम डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सॉइल क्लासिफिकेशन. क्लियर. सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके. नेक्स्ट इज soil classification. Next is soil classification. So soil is classified into two category. First is residual soil. Okay, residual soil. And the second is transported soil. Residual soil and transported soil.
So what is the meaning of rescheduled soil? So the formation of soil on its original place. When the formation of soil on its original place, that type of soil is considered as rescheduled soil. यानी जिस सॉइल का फॉर्मेशन, जिस सॉइल का जो बनने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे हुए, जहाँ पे वो पहाड़ है, जहाँ पे वो प्लेटू है, वहीं पे वो कन्वर्ट होके बना हुआ है सॉइल, तो उस तरह के जो सॉइल है उसको बोलेंगे रीशेड्यूल. मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सॉइल on its origin place. When soil form on its origin place, that type of soil is considered as rescheduled soil. For example, black soil, laterite soil, red soil. So these are the soil classified of rescheduled soil. तो ये सब किसके कौन से क्लासिफिकेशन में, कौन सी कैटेगरी में आती हैं? rescheduled soil की कैटेगरी में आती हैं. अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल की. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल? तो ट्रांसपोर्ट का मतलब ही हो गया मूवमेंट ऑफ थिंग और सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, तो एक जगह से यहाँ पे बनी, तो बनने की जगह कुछ और है और मिलने की जगह कुछ और है. तो कैसे गई होगी भाई? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गई होगी. तो उस तरह की जो क्लासिफिकेशन होती है, उस तरह की जो सॉइल होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ओके, सो दिस सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस रीजन, है ना. व्हेन सॉइल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस to another place, and this transportation causes by wind as well as a river. ठीक है, तो हवा से और नदियों के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है. तो इस तरह के जो मिट्टी है उसमें जो मेन है वो आपकी कौन सी है? एलुवियल सॉइल. सो एलुवियल सॉइल इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल. तो एलुवियल सॉइल किसका क्लासिफिकेशन है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल का. बाकी ये तीनों सॉइल किसकी क्लासिफिकेशन है? रीशेड्यूल्ड सॉइल की. तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं बिल्कुल. तो क्वेश्चन डायरेक्ट वे में नहीं पूछे जाते, हमेशा घुमा के पूछे जाते हैं. तो बिल्कुल चैप्टर क्लियर होना चाहिए, कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड है, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट we have to discuss about the soil types. So let us discuss about the types of soil. तो कितने तरह के सॉइल्स हमने इस चैप्टर में पढ़नी है भाई? 4 तरह के सॉइल पढ़नी है. ठीक है, कौन कौन सी? तो ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल एज वेल एज एलुवियल सॉइल. सो लेट अस डिस्कस अबाउट देयर टाइप्स, अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, अबाउट देयर क्रॉप सपोर्टेड एंड ओके अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. Types of soil. So there are 4 types of soil. First is alluvial. So let us start about alluvial soil. ठीक है. So what is the alluvial soil? How it is formed? एलुवियल सॉइल क्या है और कैसे बनती है? तो एलुवियल सॉइल क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि एलुवियल सॉइल यानी हिंदी में इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, यानी वो मिट्टी जो नदी के द्वारा लाई जाती है और किनारे पे लाके छोड़ देती है. तो हम जानते हैं भाई कि रिवर में 3 कोर्सेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं. अपर कोर्स मीन्स अपर स्टेज, जहाँ पे नदी बहुत यंग रहती है, बहुत ही फास्ट चलती है, और वो फास्ट चलने में क्या होती है? पत्थरों को तोड़ते फोड़ते प्लांट को अपने साथ लेकर चली आती है. फिर आता है मिडिल कोर्स, फिर वो धीरे धीरे उसको ट्रांसपोर्ट करती है, धीरे धीरे उसको लेके जाती है, और लास्ट में आता है लोअर कोर्स यानी लास्ट स्टेज, ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर. तो जैसे ओल्ड स्टेज में हम कमज़ोर हो जाते हैं, फिर अपने चीज़ों को कैरी नहीं कर पाते, वैसे रिवर भी कमज़ोर हो जाती है और लास्ट में अपनी चीज़ों को जो अपने साथ लेके आती है
जिसमें फाइन पार्टिकल्स हैं रॉक के, जिसमें आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो नदी अपने साथ लेके आती है, सैंड है, सिलिका है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ नदी लेके आती है, उसको किनारे पे छोड़ देती है लास्ट स्टेज में। तो उन्हीं जो किनारों पे छोड़ देती है वही क्या फॉर्म करते हैं भाई, वही फॉर्म करते हैं एलुवियल सॉइल, उसी को वही फॉर्म करते हैं क्या, एलुवियल सॉइल। तो किनारे पे क्या बनता है, डेल्टा बनता है, और डेल्टा की हेल्प से क्या फॉर्मेशन होती है, एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। सो एलुवियल सॉइल फॉर्म ड्यू टू, इट इज formed due to sediments carried by a river, okay, sediments carried by a river. So what is the meaning of sediments? So sediments is the things, sediments means all things which are carried by रिवर। तो नदी अपने द्वारा जो बहा के लेके आती है, जिसमें आपके फाइन पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स, ह्यूमस, ओके, फाइन पार्टिकल्स, ह्यूमस, सैंड, सिलिका। So all these are collectively known as sediments. So alluvial soil formed due to sediments carried by a river. तो जो नदी अपने द्वारा सेडिमेंट्स लेके आती है उससे कौन सी फॉर्मेशन होती है भाई, एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है। और ये एलुवियल सॉइल, तो आप जान गए होंगे कि एलुवियल सॉइल कहाँ मिलेगी, नदियों के आसपास मिलेगी। नदियों के किनारे जो नदी वाले एरिया होंगे, जो नदी प्लेन एरिया में जहाँ बहती होगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे नदी की स्पीड कम हो जाती है। माउंटेन एरिया में तो स्पीड ज़्यादा रहती है, वहाँ से लेकर आती है, और जब नदी प्लेन एरिया में बहती है तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, और अपने साथ जो चीज़ें लेके आती है वो साइड में छोड़ते हुए चलती है। वही चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट्स बोलते हैं, और उसी से क्या फॉर्म होता है, एलुवियल सॉइल फॉर्म होता है, ठीक है। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन एलुवियल सॉइल, लेट अस डिस्कस, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं इस सॉइल में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो इसमें आता है वो आता है आपका एलुवियम। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलुवियम, ऐसा आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलुवियम। तो आप सोचोगे लग रहा है एलुवियल को गलत लिख दिया, एलुवियम नहीं। तो एलुवियम एक भाई टर्म है, इसमें यूज होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलुवियम? सो एलुवियम इट स्टैंड फॉर फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। तो जो सबसे फाइन पार्टिकल्स होता है, सबसे महीन पार्टिकल, सबसे चिकना पार्टिकल्स होता है, दैट इज कंसिडर एज एलुवियम। उसको क्या कंसिडर करते हैं, एलुवियम कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज लूम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज लूम। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लूम? तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ना, बहुत कंफ्यूज करती हैं। लूम आ जाएगी, फिर कहोगे सर ये तो बुक में था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से एग्जाम में देते हैं, बाहर से क्वेश्चन आता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता, टीचर ने पढ़ाया नहीं है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। सो लूम मीन्स व्हाट? लूम स्टैंड फॉर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, सिलिका, सैंड और सिलिका। तो लूम क्या है भाई? मिक्सचर ऑफ सैंड, सिलिका प्लस क्ले। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिलिका प्लस क्ले, इट इज़ कंसिडर एज लूम। तो एलुवियल सॉइल में क्या होता है? एलुवियम प्लस लूम होता है, एलुवियम प्लस लूम, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज रिवराइन सॉइल। रिवराइन सॉइल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। रिवराइन सॉइल तो आ जाएगा, फिर आप कहोगे सर रिवराइन सॉइल क्या होता है? अभी तो हम चार सॉइल पढ़े थे, रिवराइन सॉइल। सो रिवराइन सॉइल मीन्स एलुवियल सॉइल,
ठीक है। तो रिवराइन सॉइल यानी जो सॉइल रिवर की हेल्प से बनता है दैट इज रिवराइन सॉइल, है ना। जैसे पंडित पंडिताइन, रिवर रिवराइन, है ना। तो वैसे ही बिल्कुल रिवर का, है ना, रिवराइन सॉइल मीन्स द सॉइल फॉर्म ड्यू टू रिवर, दैट इज रिवराइन सॉइल। सो एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रिवराइन सॉइल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज खादर एंड भांगर। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। एलुवियल सॉइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको। नेक्स्ट इज खादर एंड भांगर। ओके, सो एलुवियल सॉइल में एलुवियल सॉइल का टर्म है, एलुवियल सॉइल की भी बात कर रहे हैं हम, तो इसमें दो टर्म यूज हो रहे हैं भाई, खादर एंड भांगर, है ना। भांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, है ना, सुना होगा आपने, एडवर्टीजमेंट आता रहता है, तो वो वाला भांगर नहीं है, ये दूसरा है, एलुवियल सॉइल का टाइप्स है। सो खादर और भांगर क्या होते हैं, खादर भांगर, तो पहले समझ लीजिए भाई खादर भांगर होते क्या है। मान लो ये भाई आपका माउंटेन है, ये यहाँ से एक रिवर चल रही, यहाँ से रिवर आई और अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर यहाँ से आई और यहाँ पे सबने छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स छोड़ दिया। सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एलुवियल सॉइल इज कंसिडर एज खादर। तो ऊपर वाला क्या हो गया भाई, खादर हो गया, यानी न्यू लेयर ऑफ एलुवियल सॉइल, न्यू लेयर ऑफ एलुवियल सॉइल इज कंसिडर एज खादर। जो नया है कभी ना कभी क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। अब ये न्यू था, इसके ऊपर फिर से, ये तो प्रोसेस कंटिन्यूअस है, फिर से एक लेयर आके ऊपर जम गई, फिर से सेडिमेंट्स की लेयर ऊपर आकर जम गई, तो ऊपर एक और लेयर हो गई, अब वो जो नीचे वाली लेयर नीचे दब गई। अब भांगर क्या है, तो भांगर क्या है, ओल्ड सॉइल ऑफ, ओल्ड लेयर ऑफ एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल का जो नया पार्ट है वो है खादर और पुराना वाला भांगर। तो जो ऊपर है टॉप मोस्ट पे है वो खादर हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, भांगर, यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल, और सॉरी न्यू एलुवियल सॉइल एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट इज अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पाई जाती है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, और इसमें अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको इंडिया का मैप आना चाहिए और उसमें स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये स्टेट यहाँ पे है, तभी तो आप बता पाएंगे कहाँ कहाँ इस तरह की सॉइल मिलती है, ठीक है। तो इसमें खादर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा फर्टाइल हो गया, भांगर लेस फर्टाइल। तो जो ऊपर नई चीज़ें हैं उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलुवियल सॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो कौन कौन से स्टेट में है भाई, तो स्टेट की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। ओके, सो दीज आर द लीडिंग स्टेट ऑफ एलुवियल सॉइल। ओके, पंजाब, some part of Haryana, so these are the leading state of alluvial soil। तो ये alluvial soil के leading state हैं। इनके अलावा जो alluvial soil के जो state हैं that is उड़ीसा के साथ साथ some part of तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ये जो हमने स्टेट लिखे, ये स्टेट लिखे, इन स्टेट के किस पार्ट में एलुवियल सॉइल मिलती है, तो पूरे स्टेट में नहीं मिलती। जैसे ये है भाई, ये इसमें तो पूरे स्टेट में मिलती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्टेट हैं, उनके पूरे पार्ट में नहीं मिलती, केवल कहाँ मिलती है, कोस्टल रीजन में मिलती है। कहाँ मिलती है,
कोस्टल रीजन में, यानी समुद्र के किनारे वाले इलाके में इस तरह की मिट्टी मिलती है कोस्टल रीजन में, एंड दैट्स वाई नोन इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोस्टल एलुवियम, कोस्टल एलुवियम, कोस्टल एलुवियम। ठीक है, तो कोस्टल पार्ट में जो एलुवियल सॉइल मिलता है उसको कोस्टल एलुवियम कहते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो दो तरीके से आता है भाई, एक तो इनलैंड एलुवियम और दूसरा आता है कोस्टल एलुवियम। कोस्टल एलुवियम, तो इनलैंड एलुवियम में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल मिलती है वो इनलैंड एलुवियल हो गई है ना, डेल्टा से बनती है, नदियों किनारे से बनती है। और ये जो है आपका जो किनारे वाले जो स्टेट हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया के जो स्टेट हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ भी एलुवियल सॉइल कुछ पार्ट में मिलती है। बिल्कुल आप देखोगे वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का एरिया है, वहाँ भी एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उस एलुवियल सॉइल को बोलते हैं कोस्टल एलुवियल सॉइल। क्लियर? नाउ अब बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी उसमें से कुछ चीज़ों को उठा के इसमें लिख देंगे तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, है ना। जैसे हमने बात किया कैरेक्टरिस्टिक्स, सो ये बहुत फर्टाइल होती है, तो फर्टाइल होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फर्टाइल क्यों होती है? तो बिकॉज इट रिटेन मोर मॉइस्चर, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करता है इसलिए फर्टाइल होती है। इट कंटेन लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। सो ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। तो एलुवियल सॉइल को अगर हम बात करते हैं मोर फर्टाइल, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आपके एग्जाम में 3 मार्क्स से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते। सो 3 मार्क्स की जो क्वेश्चन है उसके लिए मैक्सिमम 3.4 पॉइंट इनफ है। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हमें समझने की ज़रूरत है। एक बार आप समझ लेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, और बिल्कुल एग्जाम में आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे जैसे पॉइंट वाइज लिखेंगे, सो पॉइंट वाइज से फ़ायदा क्या होता है भाई? पॉइंट वाइज से फ़ायदा होता है बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटरजेक्शन कंजक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैराग्राफ नहीं बनाना पड़ता, जैसे जैसे बातें याद आती हैं वैसे वैसे आप सेंटेंस की हेल्प से लिख देते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल, इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ठीक है, तो ये पहली विशेषता हो गई। फर्टाइल सॉइल है तो क्यों है? सो इट रिटेन मोर मॉइस्चर, इट रिटेन मोर मॉइस्चर, है ना। तो ये नया पॉइंट नहीं है, इसी से हमने बनाया है। फर्टाइल सॉइल है तो फर्टाइल सॉइल हमने शुरू में बात किया था कि फर्टाइल सॉइल कितनी वजह से होता है। तो अगर फर्टाइल सॉइल हो गया तो सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे कि वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इट हैज़ लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक पोटेशियम, आयरन, फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये सारे इसके आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ इट हैज़ 2 लेयर, 2 टाइप्स, खादर एंड भांगर, खादर एंड भांगर। ओके, क्लियर? चलिए, इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ रेयर, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ sediments. Sediments means carried by river, the things carried by river. So these are the characteristics of alluvial soil. बिल्कुल हमने कोई भी
पॉइंट रट के नहीं बताया, बिल्कुल आपको उसी पॉइंट से हमने उससे अलग अलग चीज़ें निकाल ली। तो समझ लीजिए बस कि फर्टाइल सॉइल है तो फर्टाइल क्यों है, तो ये सारी चीज़ें, मॉइस्चर रिटेन करता होगा भाई, उसमें पानी रिटेन करने की क्षमता ज़्यादा होगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे बहुत ज़्यादा, है ना, उसको 2 टाइप्स में कन्वर्टेड है सबसे, और सेडिमेंट्स की हेल्प से बनता है। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉइल इज़ ब्लैक सॉइल। तो कोई परेशानी इसमें? इसके अलावा हम ब्लैक सॉइल स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से क्रॉप ये सपोर्ट करता है एलुवियल सॉइल, यानी इंपॉर्टेंट क्रॉप की बात कर लेते हैं। उसके बाद इंडिया के मैप पे हम देख लेंगे कि भाई कहाँ है। अगर इंडिया के मैप पे आ जाएगा सॉइल का एरिया बताने के लिए तो कैसे दिखाएंगे। ठीक है, नाउ क्रॉप की बात कर लें। सो इट सपोर्ट खरीफ एंड रबी क्रॉप। खरीफ एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप मीन्स वो क्रॉप जो गर्मी के दिन में, जो बरसात के दिन में, यानी जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक जो फसलें उगती हैं उसको खरीफ बोलते हैं। और जो ठंडी के दिनों में अक्टूबर नवंबर में सोइंग होती है और हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में होती है वो रबी क्रॉप होती है। यानी इसका जो हो गया आपका राइस मेन हो गया और रबी क्रॉप का हो गया वीट। ठीक है, सो इट सपोर्ट ऑल द क्रॉप्स ऑफ रबी एज वेल एज खरीफ। तो जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी आपके राइस और वीट हैं, है ना, ये सब इसके मुख्य क्रॉप हैं। तो क्रॉप की बात कर लें तो राइस, वीट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, बार्ली, है ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। तो हमारा जो एरिया है, जो हमारा यूपी वाला एरिया है, वहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल। तो आप जानते होंगे भाई बहुत ज़्यादा चावल, बहुत ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। तो यूपी गेहूँ के मामले में क्या है? नंबर 1 पे है। गेहूँ के मामले में, गेहूँ के प्रोडक्शन में यूपी अभी क्या है? नंबर 1 है। क्लियर? हाँ, आप लोग कह रहे हो कि सर पंजाब को बाउल ऑफ व्हीट बोलते हैं। तो बाउल ऑफ व्हीट बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन करता है गेहूँ का, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो कहाँ है? यूपी में है। तो पंजाब में गेहूँ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो अपने एरिया के हिसाब से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको व्हीट बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्लियर? और चावल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में, एंड सेकेंड नंबर पे होता है आपका यूपी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज़, अच्छा इससे पहले ब्लैक सॉइल की बात करने से पहले हम मैप पे बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, चल नहीं, पहले हम ब्लैक सॉइल को बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल को मैप पे कर लेंगे। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, सो इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो जो ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है वो वॉल्केनिक माउंटेन के रीशेड्यूल की वजह से होती है। इट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ रीशेड्यूल सॉइल। इट इज़ अ टाइप ऑफ रीशेड्यूल सॉइल। मीन्स इट इज द ओरिजिन प्लेस, है ना। सो इट इज़ फॉर्म्ड ऑन इट्स ओरिजिन प्लेस, अपने ओरिजिन प्लेस पे फॉर्म होती है, इसलिए इसको रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन की हेल्प से ये फॉर्म होती है। तो वॉल्केनिक माउंटेन में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई? आयरन होता है। आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इस मिट्टी में भी आयरन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है जी। इट इज़ इन ब्लैक कलर। तो ये जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इन ब्लैक कलर। सो ब्लैक कलर ड्यू टू लावा। तो लावा की वजह से इसका कलर क्या होता है? डार्क होता है, ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक का मतलब बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं, ब्लैक का मतलब इट अपीयरेंस लाइक अ ब्लैक। ठीक है, तो और मिट्टी के हिसाब से डार्क दिखती है, ब्लैक दिखती है। क्लियर? So that's why it is also known as lava soil. तो लावा से बनती है इसलिए इसका और भी क्या नाम है? लावा सॉइल।
और भी इसके नाम है भाई, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल बिकॉज इट सपोर्ट कॉटन प्लांट। तो बहुत ज़्यादा इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा कॉटन प्लांट उगाए जाते हैं। तो ये मिट्टी जहाँ जहाँ पाई जाती है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र का एरिया हो, आंध्र प्रदेश का एरिया हो, कर्नाटक का एरिया हो, वहाँ पे कॉटन प्लांट बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है कॉटन प्लांट को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। केवल मिट्टी की वजह से नहीं, तो मिट्टी तो एलुवियल सॉइल भी अच्छी है, लेकिन वो कॉटन प्लांट को सपोर्ट नहीं करती है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई एलुवियल सॉइल डू नॉट सपोर्ट कॉटन प्लांट, है ना, जबकि वो बहुत फर्टाइल है। तो कॉटन प्लांट को सपोर्ट क्यों नहीं करती? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। तो कॉटन प्लांट को जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वैसा यूपी बिहार वाले एरिया में नहीं मिलता। वैसा क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, और आपका आंध्र प्रदेश वाले एरिया में उस तरह क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है कॉटन प्लांट के लिए वो गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में मिलती है। दैट्स अ रीज़न कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है। और ये भी रीज़न है कि वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे क्वेश्चन को घुमा के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि गुजरात में और गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन इंडस्ट्री क्यों ज़्यादा है? तो वहाँ पे कॉटन ज़्यादा उगाया जाता है, इसलिए कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, है ना। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग एंड डेनुडेशन ऑफ लावा। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग and denudation of volcanic mountain। तो वॉल्केनिक माउंटेन अपनी जगह पे टूटा, फिर वहाँ से बह गया, है ना। सो दिस इज़ अ वेदरिंग एंड डेनुडेशन। सो दिस इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल किस वजह से फॉर्म होती है? लावा से फॉर्म होती है, इसलिए इसको लावा सॉइल भी बोलते हैं, और इसीलिए इसका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ यानी इंडिया में कहाँ कहाँ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल। सो ब्लैक सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गुजरात, ओके, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ, ठीक है, सम पार्ट ऑफ एमपी के कुछ पार्ट में मिलता है, सम पार्ट ऑफ यूपी ऑल्सो। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो जो मैक्सिमम एरिया है आपका, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो, कर्नाटक ऑल्सो, ओके। तो जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाले एरिया में मैक्सिमम इसका पार्ट है। और यूपी एमपी में भी कहीं कहीं कुछ कुछ पार्ट आपके ब्लैक सॉइल के मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, सो जितनी भी हमने चीज़ें उसमें पढ़ी हैं वो सारे हम यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो अलग से कुछ नहीं लाना है भाई। सो इट इज़ फाइन एंड क्ले इन नेचर, क्ले इन नेचर।
सो बहुत ही फाइन मिट्टी होती है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, महीन होती है और कैसी होती है, क्लेई नेचर की होती है। मीन्स मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्लेई नेचर का मतलब क्या हो गया, मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो क्लेई होगा। यानी मिट्टी को ऐसे लड्डू बनाओगे तो लड्डू बन जाएगा, है ना। तो जिस मिट्टी का लड्डू बन जा रहा है इसका मतलब क्लेई नेचर की है। एलिवेल सॉइल का लड्डू बनाओगे बन जाएगा, लेकिन डेजर्ट सॉइल का लड्डू बनाओगे नहीं बनेगा। रेड सॉइल का लड्डू बनाओगे नहीं बनेगा, बिल्कुल मोतीचूर जैसा वो क्या बोलते हैं, है ना, वो लड्डू होता है फूट जाता है भुरभुरा, है ना, उस तरह का बनेगा। तो ये जो है क्लेई नेचर का है, यानी इसमें मॉइस्चर रिटेन करने की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। इट रिटेन मोर मॉइस्चर, इट रिटेन मोर मॉइस्चर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता है। इट हैज़ हाई क्वांटिटी ऑफ, बिल्कुल लावा से बना है तो क्या क्या ज़्यादा रहेगा, इट हैज़ हाई क्वांटिटी ऑफ आयरन, high quantity of iron, okay, high quantity of iron and magnesium, और इसके अलावा लो क्वांटिटी ऑफ phosphorus and ह्यूमस। तो ये जो फॉस्फोरस और ह्यूमस किस में ज़्यादा था, एलुवियल सॉइल में, और एलुवियल सॉइल में ये चीज़ कम थी। इसमें उल्टा हो गया भाई, आयरन और मैग्नीशियम ब्लैक सॉइल में ज़्यादा है और कम है फॉस्फोरस और ह्यूमस। व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, वाई एलुवियल सॉइल कंटेन मोर फॉस्फोरस एज कंपेरिजन टू ब्लैक सॉइल। तो भाई एग्ज़ाम में सीधे सीधे तो क्वेश्चन पूछना नहीं है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछना है, आपकी समझ को, बोर्ड को जानना है कि आप कितना समझे। तो सीधे क्वेश्चन पे बिल्कुल डिपेंड मत रहिए, इस तरह के टेढ़े क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। सो वाई एलुवियल सॉइल कंटेन मोर फॉस्फोरस एज कंपेरिजन टू ब्लैक सॉइल। तो फॉस्फोरस क्यों ज़्यादा मिलता है एलुवियल सॉइल में, ऐसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप कहोगे आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ बुक है, कुछ नहीं पढ़ाया गया, है ना। तो क्या रीज़न है, तो फॉस्फोरस हम जानते हैं कि फॉस्फोरस कहाँ मिलता है भाई, बोन्स में मिलता है, ठीक है। नहीं जानते हो तो जान लो, फॉस्फोरस कहाँ मिलता है, हड्डियों में पाया जाता है ना। तो हमारी हड्डियों में भी फॉस्फोरस है, इसीलिए जब बॉडी जलाई जाती है तो आसानी से जल जाती है, बिकॉज फॉस्फोरस इज़ हाई इन्फ्लेमेबल, इट कैच फायर। जो माचिस पे ऊपर माचिस के टॉप पे लगा होता है ना, देयर इज़ रेड फॉस्फोरस। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी में, बोन्स में भी फॉस्फोरस मिलते हैं। तो जो नदी अपने साथ पानी लेके आती है उसमें फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, मिट्टी लेके आती है उसमें ज़्यादा होता है, बिकॉज इट कैरिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डेड प्लांट जो हड्डियों में जो फॉस्फोरस होता है उसकी वजह से मिट्टी में फॉस्फोरस का लेवल बढ़ जाता है, जबकि ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरस का लेवल ना के बराबर रहता है, कम रहता है। क्लियर, चलिए। सो इट इज सुटेबल for which crop? It is suitable for cotton, jawar, okay, cotton, jawar, sugarcane, wheat also, ठीक है। तो इसमें भी सारी चीज़ें उगाई जा सकते हैं, जैसे गेहूं, दाल हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया। लेकिन तो क्यों कॉटन ही ज़्यादा उगाई जाती है जब सब उगाया जा सकता है। तो कॉटन और शुगर केन इसलिए ज़्यादा उगाई जाती हैं बिकॉज इट इज़ अ कैश क्रॉप। ये कैश क्रॉप है और ये ज़्यादा कैश कमा के देती है। तो जाहिर सी बात है कि जो कैश क्रॉप है वही ज़्यादा चीज़ें उगाई जाएंगी, बिकॉज इट सपोर्ट दैट प्लांट एज वेल एज क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो सपोर्ट दैट पर्टिकुलर प्लांट। सो महाराष्ट्र और गुजरात एरिया में कॉटन बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ शुगर केन भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी राइस मिल भी शुगर मिल भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। क्लियर, चलिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the alluvial soil and black soil. Now let us discuss about the distribution among map of this soil, कहाँ मिलता है, ठीक है। In next video we will cover of next topic as well as erosion and its prevention. Okay,
सो क्लास 10th में इंडिया का मैप बनाने बिल्कुल आना चाहिए। अगर इंडिया का मैप बनाने नहीं आ रहा है, इट मीन्स आप अच्छे मार्क्स गेन करने की कंडीशन में नहीं हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो एक हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए जिससे आप इंडिया का मैप बना सकें और इंडिया का मैप बना के उसमें सारी चीज़ों को आराम से दिखा सकें। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना हल्का फुल्का आपको मैप बनाना है। अब आपको बता देना है कौन कौन से एरिया हैं। तो एलुवियल सॉइल का जो एरिया है वो आपने देखा कि एलुवियल सॉइल किसके हेल्प से बनती है, रिवर के हेल्प से बनती है और साथ के साथ कोस्टल एरिया में भी। तो कोस्टल एरिया में भी भाई ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, कोस्टल एरिया में भी क्या मिलती है आपकी, एलुवियल सॉइल। इसको बोलते हैं कोस्टल एलुवियल, कोस्टल एलुवियल। तो एग्ज़ाम में कभी कभी आता है कि लोकेट द कोस्टल एलुवियल सॉइल, कोस्टल एलुवियल सॉइल। तो हम एलुवियल का नाम सुनते ही ये वाला एरिया लगा देते हैं, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है भाई, एग्जाम में पूछा है कोस्टल एलुवियल, तो ये कोस्टल एलुवियल थोड़ी ना, ये तो इनलैंड एलुवियल है। और केवल अगर एलुवियल सॉइल पूछता है तो आप ये पूरा एरिया दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोस्टल एलुवियल पूछता है तो आपको कोस्टल रीजन ही दिखाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनलैंड एलुवियल। तो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे रिवर्स हैं। इसमें मेन है आपकी गंगा, देन यमुना, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, है ना, कोसी। तो ये सारे जो रिवर के पार्ट हैं, ये इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है ये, और यहाँ से जो पंजाब में रिवर्स जाती हैं ये वाले सारे एरिया। ठीक है, तो ये पूरा एरिया ये पंजाब का एरिया। ठीक है, तो पंजाब एरिया, अभी मैक्सिमम पार्ट ऑफ पंजाब लाइज इन पाकिस्तान। तो ये पूरा पंजाब प्रांत था जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है, तो थोड़ा सा पार्ट इंडिया में रह गया। ठीक है, वो पार्ट, और ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये पूरा पार्ट। तो ये पूरा एरिया किसका है, एलुवियल सॉइल का है। तो एलुवियल सॉइल का अगर एरिया दिखाना हो एग्ज़ाम में तो आप ऐसे बिल्कुल ऐसे एरिया आप दिखा सकते हैं। इसको कलर से कर सकते हैं और लिख देंगे एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। बात समझ गए। अब बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल की। तो अब एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न रहता है, यार एलुवियल सॉइल आ गया तो हम कौन कौन से एरिया को दिखाएंगे। कहीं कहीं मैप पे आपके बुक में कहीं ये पार्ट रहता है, थोड़ा सा यहाँ भी, थोड़ा सा यहाँ भी, थोड़ा सा यहाँ भी, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके एलुवियल सॉइल दिखाया जाता है। तो हम कन्फ्यूज़ रहते हैं दिखाएं कौन सा। तो एग्ज़ाम में जब भी आए तो जो मैक्सिमम एरिया कवर्ड है उस चीज़ को आपको लेके चलना है। तो मैक्सिमम जो एलुवियल सॉइल का एरिया है यही वाला है, तो इसको आप दिखाएंगे तो गलत नहीं होगा। साथ के साथ ये कोस्टल एलुवियल भी आप उसके साथ दिखा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल की। तो ब्लैक सॉइल में हमने बात करा तो ये गुजरात वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, उसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ एरिया, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका मैक्सिमम पार्ट है ब्लैक सॉइल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ भी ब्लैक सॉइल मिलती हैं, कुछ यहाँ भी मिलती हैं, तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। तो जो मैक्सिमम पार्ट है उसको आपको शेड करके बता देना है, दैट इज़ अ ब्लैक सॉइल रीजन। तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम में आता है, आपके एग्ज़ाम में आप कर ले जाते हैं तो आपको नंबर लेने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। एग्जामिनर अपने आप नंबर दे के जाएगा। भाई आगे ब्लैक सॉइल आ गया तो ब्लैक सॉइल के आपने ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक और उसके अलावा आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप बना के बता दिया तो उसको पता हो जाएगा कि एग्जामिनर को कि बच्चे को सब कुछ समझ में आ गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।